गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब की क्लास में होम मैनेजमेंट चल रहा है, जिसमें आज का हमारा जो क्लास है फैमिली है। फैमिली का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, एलटी हो, बीपीएससी हो, हर जगह आपसे मिलता रहता है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका परिवार हर यूनिट को टच कर रहा है। होम मैनेजमेंट में भी है, यहाँ भी न्यूट्रिशन में भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो होम मैनेजमेंट हो या न्यूट्रिशन हो, जितने क्वेश्चन बनते हैं एक ही टाइप से बनते हैं कि फैमिली है क्या, इसके टाइप्स कितने हैं। तो हमारा टाइप ऑफ फैमिली जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हो। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। सब लोग पता है, इतने जितने भी लोग हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता ना हो कि परिवार क्या होता है। क्योंकि हम लोग एक परिवार में ही रहते हैं, समझ रहे हो ना। वहीं हम अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वहीं हमारा हर कुछ जितनी भी हमारी आवश्यकता है, चाहे वह पर्सनल हो या हमारा सामूहिक हो, कोई भी आवश्यकता हो या बेसिक नीड हो, जब कोई भी ज़रूरत है तो हमारा कौन परिवार पूरा करता है? परिवार पूरा करता है। समझ रहे हो ना। इसको बहुत हम इजी वे में समझते हुए चलते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, समझ रहे हो ना। पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो यह हमारा जो फैमिली शब्द है यह किसका रूपांतर है और किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि परिवार कौन सी संस्था है। तो परिवार क्या है? परिवार एक हमारी सार्वभौमिक संस्था है। सार्वभौमिक इसलिए है कि हर जगह परिवार दिखाई देता है, पूरे विश्व में परिवार दिखाई देगा, चाहे वह एकल हो या ज्वाइंट हो, जैसे भी परिवार हो, किस टाइप का हो, वो जहाँ एक जगह लोग रह रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वही क्या है? वही हमारा एक परिवार है। जब पूरे विश्व में ये दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो गया? यह सार्वभौमिक संस्था है, समझ रहे हो ना। प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे कोई भी समाज हो, समझ रहे हो। और किससे बना है? तो यह अंग्रेजी के फैमिलीज़ का हिंदी रूपांतर है, जो इसका उद्गम है लैटिन शब्द के फेमुलस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता के साथ बच्चे, नौकर आदि भी रहते हैं। समझ रहे हो ना। क्लियर हो गया कि यह किससे बना हुआ है? हमारा जो लैटिन शब्द के फेमुलस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, साथ साथ उनके कोई भी एक सदस्य, दो सदस्य, कोई भी एक साथ रहता हो, उसी को हम फैमिली की संज्ञा देते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ये जो डेफिनेशन है अक्सर आपसे पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। परिवार क्या है? इन्होंने क्या कहा है कि परिवार यह ऐसा समूह है जिसमें यह जो यौन संबंधों को परिभाषित करता है। यानी नव दंपति की जब शादी होती है, एक कपल की जब शादी होती है और अपने वह जीवन की शुरुआत करते हैं, वहीं से परिवार का शुरुआत होता है। पर्याप्त रूप से सीमित एवं स्थायी होता है, समझ रहे हो। और संतानोत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण भी इसी में होता है, पोषण करने के योग्य होता है। कौन कौन? हमारा परिवार, जहाँ एक पत्नी हो और पति दोनों मिलकर अपना एक घर बसाते हैं, बाद में उनके बच्चे होते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? फैमिली के नाम से जानते हैं। फैमिली क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ परिवार है, इसको भी देख लो, इमेज को भी, कि फैमिली क्या है। देखो उनके माता पिता और इन दोनों के माता पिता सब लोग रह रहे हो। इस परिवार को, ये जो हमारी फैमिली है जो देख रहे हो ना, ये जिसमें इसके दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, तो ये कौन सी फैमिली है? यह हमारा संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है, समझ रहे हो ना। जिसमें दादा दादी, दादी दादा, ये भी देखने को मिलता है, बच्चे, पति पत्नी, सभी सामूहिक रूप से एक जगह निवास जो कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को परिवार की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट आपका है परिवार की विशेषताएं। थोड़ा सा बहुत हम
आराम से समझने की इसको बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर लंबा भी आपका है और जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि परिवार को सब लोग जान रहे हो। और ये समझ लो कि आप बस विशेषता क्या है, जो परिवार में आप रहते हो, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही क्या है, वही विशेषता होती है। समझ रहे हो ना। ये आपका देखो, ये न्यूक्लियर फैमिली है। यहाँ पे दादा दादी ने, मम्मी पापा और बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या होता है, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं पहले ही बता दिए हैं कि परिवार क्या है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, सीमित आकार होता है, भाव से जुड़ा हुआ होता है। यह जो परिवार है इसमें लोग एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से प्रेम है तभी एक साथ रह रहे हैं। समझ रहे हो ना। इसमें रचनात्मक प्रभाव, इसमें क्रिएटिविटी, इसमें रोज़ नए नए चीज़ों का लोग खोजते हैं, आविष्कार भी करते हैं, बच्चे हैं क्रिएटिविटी कर रहे हैं। यहाँ रचनात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अपनी जिम्मेदारियों को हर व्यक्ति वहन कर रहा है। एक बहन है तो बहन का फर्ज कर रही है, वो भाई है तो भाई का, माता पिता बच्चे सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे निभाते हैं। आई बात समझ में। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है, एकदम सेंटर पॉइंट है, यहीं से हमारे समाज का निर्माण हुआ है, एकदम बिल्कुल एक केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट आपका विवाह संबंध इसमें दिखाई देता है, क्योंकि बिना विवाह के परिवार का जो क्या है, परिवार की शुरुआत नहीं होगी। समझ रहे हो ना। और ना ही उसमें संतानोत्पत्ति होगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारे एक परिवार में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है परिवार के कार्य। कुछ परिवार के फंक्शन भी होते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ फैमिली के फंक्शन भी होते हैं। जैसे कौन कौन से फंक्शन है, जैविक कार्य, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, ये सब उसके कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं। इसमें से बायोलॉजिकल आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बायोलॉजिकल मतलब होता है जो व्यक्ति की के शरीर के जो शारीरिक इच्छा की पूर्ति हो रही है। समझ रहे हो ना। जैसे यौन इच्छा की पूर्ति, संतानोत्पत्ति करना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये सब क्या है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका क्या है, फिजिकल वर्क है। जैसे ये हमारा जो परिवार है, यहाँ यही परिवार से देखो कार्य क्या कर रहा है, ये सारा फंक्शन हमारा एक परिवार में हो रहा है। ये वहीं पे अगर परिवार में ही शादी होती है तो यौन इच्छा की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, एक माँ ब्रेस्ट फीड कराती, ये सब उसके अंदर शारीरिक क्रियाएं होती हैं। फिजिकल वर्क क्या कर रहा है, यही जो परिवार है हमें फिजिकल सेफ्टी प्रदान करता है, शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है, आवास की व्यवस्था कराता है, वस्त्र की व्यवस्था कराता है, और भोजन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं हमारा परिवार ही कराता है। समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं परिवार ही कराता है। नेक्स्ट आपका है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या कहेंगे हम कि मनोवैज्ञानिक जो हमारे मस्तिष्क का जो मस्तिष्क में जो भाव है वो भी हमारा यही काम कर रहा है। यानी हमारे अंदर जो प्रेम है, हमारे अंदर जो स्नेह है, हमारे अंदर जो वात्सल्य है, ये सब यहीं से पूरा हो रहा है। समझ रहे हो ना। क्योंकि एक घर में ही, एक परिवार में ही माँ बेटे का स्नेह, पति पत्नी का प्रेम, माँ बेटे का जो प्रेम होता है, एक वात्सल्य का प्रेम है। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ों की जो पूर्ति जो होती है एक परिवार करता है, और जो कर रहा है वही इसका कार्य है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है आर्थिक व सामाजिक कार्य। हमारा जो परिवार है यह आर्थिक भी काम करता है और सामाजिक भी काम करता है। हमारा आर्थिक काम क्या करता है, ये बचत कराता है। इसी में हम सीखते हैं कि हमें पैसे की बचत कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, कितना लाएंगे और कितना हम खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। और सामाजिकरण जो होता है, हम समाज के लोगों को देखकर उन्हीं की क्रियाओं का अनुकरण करके हम क्या बनते हैं, एक सभ्य नागरिक बनते हैं। सभ्य नागरिक बन रहे हैं, समाज में कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारे अंदर सामाजिकरण हो रहा है। किसके थ्रू, एक फैमिली के थ्रू हो रहा है। अगर ये फैमिली नहीं होती तो मुझे कौन सिखाता कि कैसे किसके साथ हमें संबंध रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना।
सामाजिक स्थिति, एक परिवार में ही हमें सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है, परिवार से ही निकलते हैं। परिवार में जो हमारी स्थिति होती है, अगर आगे चलकर वही हमारी कंडीशन रह गई तो लोग हमें एक अच्छे पर्सन के नाम से जानते हैं। उत्तराधिकार का निर्धारण भी यही होता है। वंश परंपराएं जो चल रही हैं कि हमारे बाद ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, इनके बाद उनके ये उत्तराधिकारी हैं, तो ये सारा फंक्शन जो है हमारा एक किस में चल रहा है, परिवार में चल रहा है। धार्मिक कार्य, किसी भी धर्म के लोग को मान सकते हो आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हो, किसी भी देवी को मान सकते हैं, किसी भी देवता को मान सकते हो। ये एक परिवार में हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है। आप देखते हो कि एक ही परिवार में अलग अलग टाइप के लोग पूजा करते हैं, फिर भी उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी मर्जी है। धर्म को उनका मानना या ना मानना उनके बस पे होता है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका काम है, परिवार का कार्य है राजनैतिक कार्य। राजनैतिक भी जो हमारी संपत्ति का बंटवारा होता है, संपत्ति पर टैक्स लगता है, संपत्ति का उत्तरदायित्व किसी पर सौंपते हैं, किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, ये सब क्या है, ये सब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है। समझ रहे हो ना। जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं, हम जो सीखते हैं हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं। ससुराल में एक लड़की जाती है तो वहाँ के रीति रिवाजों को अपनाती है। समझ रहे हो ना। तो जहाँ जैसा जो रहता है, रीति रिवाज धर्म संस्कृति को अपना के उसी के अकॉर्डिंग अपना जो जीवन है यापन करता है या अपने जीवन को ढाल लेता है। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आप लोग इतने लोग हैं, पढ़ रही हैं, शादी किसी की हुई है किसी की नहीं हुई है। जैसे आप एक अलग कल्चर से निकल के जाते हो और एक अलग कल्चर में रहते हो, लेकिन अपनाते छोड़ देते हो सारे अपनी धर्म अपनी परंपराओं को। अब कहाँ का अपना रहे हो, वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ एक फैमिली है, उसकी परंपराओं को अपना रहे हो। आई बात समझ में। तो ये जैसे हमारे परिवार सिखाता है, जैसे हमारा कल्चर हमको मिलता है, वैसे ही हम अपने आप को उसमें ढाल देते हैं। मनोरंजक कार्य, और ये पूरे हमारे फैमिली में ही अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं। हमको क्या होता है, इंटरटेन भी होता है। चाहे घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो भी इंटरटेन होता है। अगर बच्चे हों, अपने छोटे छोटे भाषा को तोतली भाषा में बोलते हैं, वो भी हम इंटरटेन करते हैं। आपस में कुछ नोक झोंक होता है, वो भी एक इंटरटेन है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम फैमिली में ही बहुत सारे मनोरंजक कार्य भी करते हैं। शैक्षिक कार्य भी हम एक परिवार में ही सीखते हैं। हमें परिवार में ही सीखने को मिलता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है। एक माँ ही बच्चे को पहले अपने बच्चे को पेन पकड़ना सिखाती है, इसीलिए माँ को बच्चे की पहली शिक्षिका कहा जाता है। समझ रहे हो ना। पहली शिक्षिका कौन होती है, तो बच्चे की माँ ही उसकी शिक्षिका होती है। बाद में वो जाकर स्कूल में उसकी जब स्कूलिंग होती है तो उसमें वो पेन पकड़ना वो जो भी होता है उसका डेवलपमेंट होता है। समझ रहे हो ना। सिखाने का काम एक माँ, जॉर्ज हर्बर्ट ने इसी पर एक स्टेटमेंट दिया है कि एक अच्छी माँ 100 अध्याय के बराबर होती है। समझ रहे हो ना। एक अच्छी अगर माँ है पढ़ाने वाली तो 100 अध्याय के बराबर होती है एक अच्छी माँ। समझ लो, जहाँ आप 100 अध्याय पढ़ के ज्ञान प्राप्त करोगे, अगर एक अच्छी माँ है तो उतना आपको सिखा देगी। क्लियर है। इसीलिए परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला के नाम से जाना जाता है। और परिवार ही क्या है, प्रथम पाठशाला में परिवार के अंतर्गत कौन सबसे बेहतरीन शिक्षिका है, एक माँ है। समझ रहे हो ना। इसीलिए हर गृहिणी को आपको शिक्षित होना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि वो समझ ले कि वह अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी विकास कर रही है। समझ रहे हो ना। अब यहाँ देखते हैं, ये आपको पहले भी थोड़ा बहुत हिंट दे चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा भी चुके हैं पारिवारिक साधन में। यहाँ थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि पूरा ये आपका एक चैप्टर है, लेकिन दोनों को एक में जोड़ दिए हैं कि यह समझ लो कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे में एक परिवार के ही ये विभिन्न प्रकार के प्रकार होता है, भिन्न भिन्न टाइप्स के।
कि प्राथमिक अवस्था में कौन है, द्वितीयक अवस्था में कौन है, तो ये कहीं ना कहीं एक परिवार के अंतर्गत ही है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में हम देखेंगे कि परिवार की जो शुरुआत होती है दो संबंधित युवा व्यक्तियों से होती है। समझ रहे हो ना, जो अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है, अंत में फिर केवल दो ही व्यक्ति रह जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनका ये कहना है कि जो परिवार की शुरुआत होती है एक पुरुष और एक स्त्री दोनों मिलकर करते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, और जब वो बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो फिर पहले की तरह, पहले जैसे दो थे, फिर लास्ट में भी वही दो ही रह जाते हैं, बाकी सारे लोग चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको परिभाषित किया गया है। कौन किया है? ग्रास एवं क्रैंडल ने। ये देखो सब पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। ये जीवन चक्र है जो चलता रहता है। परेशान मत होइए, अभी सही हो जाएगा, ठीक ना? परेशान मत होइए। इसमें पारिवारिक जो जीवन चक्र की अवस्था है वो चलती रहती है। पहली जो अवस्था होती है न्यू कपल की होती है, जो अभी पहले ही बता दिए हैं कि आपको क्या होती है। इसमें आप एक युवा, एक पुरुष और एक स्त्री शुरुआत करते हैं। तो यह कौन सी अवस्था है? प्राथमिक अवस्था है, जिसमें परिवार क्या है, परिवार में जो हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है वो चाहे जैसी भी हो, इस अवस्था में थोड़ा सा धन की मांग कम होती है। लेकिन जब वहीं बच्चे हो जाते हैं तो धन की मांग क्या होती है? बढ़ने लगती है। धन की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है? धन की मांग बढ़ने के बाद क्या होता है कि अपने समय, शक्ति और ऊर्जा सबको हम लगा देते हैं, ठीक ना? सबको हम लगा देते हैं। लेकिन वही जो लास्ट की बात करते हो, अब उसमें भी पूछता है कि आपकी कौन सी अवस्था है, विस्तृत अवस्था है कि संकुचित अवस्था है, किसमें क्या होता है। समझ रहे हो ना? तो ये हमसे पूछा जाता है। समझ रहे हो? हाँ, इसी को पढ़ रहे थे ना। देखो अब इसमें क्या होता है, ये जो जीवन हमारा चक्र होता है ये चलता रहता है। जहाँ शुरू होता है वहीं आके फिर वहीं आके खत्म हो जाता है। जहाँ शुरुआत होता है फिर वहीं, पहले परिभाषा ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या बताया कि यही दोनों लोग मिलकर परिवार की शुरुआत करते हैं और यही फिर दो आके खत्म हो जाता है। अब यहाँ से बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। समझ रहे हो ना? यह परिवार का ये लाइफ साइकिल है, ठीक ना? यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे चला, फिर ऐसे चलते 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 ऐसे चलते चलते फिर जाके यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक चक्र है, यह चलता रहता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझ लो कि जो प्रारंभिक परिवार है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्थापत्य काल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। इसका शुभारंभ कब होता है? विवाह के उपरांत होता है। यहाँ भी समझ लो। तथा शुरू कब होता है, खत्म कब होता है? जब शिशु का आगमन हो जाता है तो यह अवस्था खत्म हो जाती है और यह सबसे छोटी अवस्था होती है। समझ रहे हो ना? बहुत सबसे छोटी अवस्था होती है, ये समझ लो। देखो यह सबसे छोटी अवस्था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है तो यही आप कहोगे स्थापत्य काल या प्रारंभिक परिवार, या आप कहोगे प्रारंभिक परिवार कह लो, या परिवार की शुरुआत कह लो, या स्थापत्य काल कह लो, या सबसे छोटी अवस्था कह लो। ये इस नाम से आप जान सकते हो। विस्तृत परिवार यहाँ यह दूसरी अवस्था होती है। प्रथम अवस्था कह लो या द्वितीय अवस्था कह लो। तो यह प्रथम अवस्था है, यह द्वितीय अवस्था है। इसमें क्या किया जाता है? यह वृद्धि की अवस्था भी है। यह क्या है? यह वृद्धि की अवस्था भी है, क्योंकि यहीं से बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे, और बच्चे जो बड़े होते हैं और इस प्रथम शिशु के आगमन से शुरू होता है। इसमें क्या होता है? धन, समय
और ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धन, समय एवं ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा कह लो तो यहीं पे होती है। संकुचित परिवार, तो समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्टिव जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए एक आप कनेक्ट कर रहे हो किसी से और भी धीरे धीरे सब चले जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो गए, एक समझ लो। इसमें वृद्ध दंपति अकेले रह जाते हैं, समझ रहे हो ना। इसमें क्या होते हैं, वृद्ध दंपति जो होते हैं अकेले रह जाते हैं, सब उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं और यह अपने आप को यहाँ पे क्या समझने लगते हैं, उपेक्षित समझने लगते हैं कि अब तो मेरा कोई नहीं है, हमने जिसके लिए जो किया वही हमको छोड़कर चला गया। आई बात समझ में। ये हमारी अवस्थाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व की अवस्था है, यह कौन सी अवस्था है, तो बच्चे के पालन पोषण और उन्हें स्वस्थ वातावरण देकर जब हम उनको उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनको पढ़ने योग्य बनाते हैं, उनको स्कूल भेजने के लायक बना देते हैं, यह वही अवस्था है, ठीक ना। क्योंकि ये स्कूल अभी जा नहीं रहा है, उसके पहले उसको हम घर में पढ़ा लिखा के स्कूल जाने के लायक बना देते हैं, उसको ऐसा वातावरण देते हैं ताकि उसका विकास हो सके। प्राथमिक स्कूल अवस्था, इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा, या जब बच्चा स्कूल जा रहा है, यानी बच्चा आपका 5 से 6 साल का होने जा रहा है, ये जो हमारी एक औपचारिक एज होती है स्कूल जाने की, ठीक ना। इसमें आपके इतने सब कामों के लिए क्या हो जाता है, धन की मांग बढ़ जाती है। 6 साल का हो गया है, 5 साल तक उसको आपने घर पे उसका पालन पोषण किया, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया, लेकिन 6 साल से 12 साल की अवस्था ये है जिसमें आपका बच्चा स्कूल जाने लगता है, समझ रहे हो ना। और इसमें उसको कॉपी की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, बैग की ज़रूरत है, एक ट्यूशन की ज़रूरत है, और आपको ये साइकिल की ज़रूरत है, ये सब कुछ इसके पढ़ने के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे सबकी धन की, समय की और ऊर्जा की, सबकी यहाँ पे आवश्यकता बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये उसी का इंक्रीज अवस्था है, समझो, दूसरी अवस्था में ही ये सब कुछ हो रहा है। उच्च स्कूल की अवस्था, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, समझ रहे हो ना। हायर एजुकेशन का ये है, अब जा रहा बच्चा कॉलेज में जाने लायक हो गया है, यहाँ पे इंटर में जा रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे भी धन की मांग बढ़ रही है, क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई के लिए आप जान ही रहे हो कि धन ज़्यादा। कॉलेज की अवस्था या मांग की दृष्टि से सबसे महंगी अवस्था होती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे महंगी अवस्था होती है। क्यों महंगी होती है, क्योंकि जो बच्चे का एम होता है, जो टारगेट बना लिया है, उसको पूरा करने के लिए वो जाता है पढ़ने, और उसके लिए इन सब की अवस्था होती है, वहाँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे लड़का MBBS की तैयारी कर रहा है, नीट की कर रहा है, आपका IIT की करते, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ये देखो फैमिली लाइफ साइड, ये देखो अभी बताए हैं ना कि यही जीवन चक्र है, जीवन चक्र की अवस्था है। देखो यहाँ पे मैरिज हो गई, मैरिज के बाद क्या हुआ, पेरेंटिंग हो गई, एक शिशु पैदा हो गया, उसका देखभाल किया जा रहा है। यहाँ चिल्ड्रेन हो गए हैं, अब इनको हम पालन पोषण करके क्या कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं स्कूल जाने के लिए। अब यहाँ पे ये इंटर में चले गए हैं, टीनेजर्स हो गए हैं, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये जाके अपना उच्च शिक्षा ग्रहण करके फिर फैमिली बसा लिए, और फिर ये जाके आपका ये जो कपल हो गया संकुचित अवस्था में हो गया, फिर जहाँ था फिर वहीं वो हो गया। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका है तृतीय अवस्था या संकुचित परिवार की उप अवस्था, समझ रहे हो ना। ये थर्ड स्टेज आप पढ़ रहे हो, थर्ड अवस्था को पढ़ रहे हो। इसमें क्या होता है, जब
ये जो अभी बताए हैं ना कि माता पिता अकेले रह जाते हैं, उनके बच्चे दूर चले जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, शादी करने लगते हैं, वहाँ जाके घर बसा लेते हैं। समझ रहे हो? अब माता पिता क्या होता है, अकेले फिर वही जिंदगी जीने लगते हैं। उसमें भी 3 अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है। आरंभिक अवस्था, यहाँ पे पहला बच्चा पर भी घर छोड़ के गया है, उसके पास 1-2 बच्चे अभी और हैं, उस माता पिता के पास 1-2 बच्चे और हैं। दूसरे उसमें वह अपना व्यवसाय नौकरी ढूंढने लगा कि अब मैं इंजीनियरिंग कर लिया हूँ, देखें मुझे कहाँ मिलता है। इस स्टेज में वो चला गया है और अनिश्चितता की होती है कि वो कहाँ पे अपनी जॉब को पाएगा, कहाँ अपना परिवार बसाएगा। ओके, अभी ये फिक्स नहीं है। दूसरी आरंभिक अवस्था की बात कर रहा है। आर्थिक पुनर्नियोजन की जो अवस्था होती है, यह अवस्था तब शुरू होती है जब बच्चे नौकरी करने लगे, जाके अपना परिवार वहीं जाके बसा लिए और अपना देखो धनोपार्जन करने लगे, और उन पर जो व्यय हम कर रहे थे माता पिता, वो तो उनका क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि वह खुद अपना कम नौकरी करने लगे, खुद एक व्यवसाय का चयन करके वह क्या कर रहे हैं, वह अपना जॉब कर रहे हैं, उनको पैसा आने लगा। अब माता पिता से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था उसको कहते हैं। सेवानिवृत्ति का यह वह अवस्था होती है जब जो बच्चे और दोनों जो बच्चे होते हैं और जो एक बच्चा होता है, वह भी पेरेंट्स को छोड़ के कहीं दूर चला जाता है। अब माता पिता क्या होते हैं कि उसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ पे एक विवाह की शुरुआत हुई थी और हस्बैंड वाइफ ने मिलकर परिवार की नींव दिया था, नींव डाला था कि हमारा जो परिवार है इसका ग्रोथ हो सके। फिर उसी अवस्था में जब आ जाते हैं, यहाँ पे धन की कमी हो जाती है, ज़्यादा समय कार्य नहीं वो कर पाते हैं, ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है और तरह तरह की भावनाएं उनमें आने लगती है कि अब हमारा जो उत्तरदायित्व था हम निभा दिए, लेकिन मेरे प्रति क्या किसी का उत्तरदायित्व है ये कोई नहीं समझ रहा है। यहीं पे आके वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। क्लियर है इतनी बातें? यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है अधिकार के आधार पर सत्तात्मक परिवार, टाइप्स ऑफ फैमिली को पढ़ेंगे, जो टाइप्स ऑफ फैमिली से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक ना। ये दोनों ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होगे, प्रैक्टिस सेट भी बैठते होगे लेके, तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, आपका मॉडल पेपर में भी दिखेगा, आपका PYQ में भी इससे क्वेश्चन मिलते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो अधिकार के आधार पर, एक हमको जो अधिकार मिला है कि हमें जो सत्ता मिली है उसके आधार पर अगर हम परिवार का वर्गीकरण करें तो हमारा 2 टाइप्स का परिवार मिलता है, एक मातृ सत्तात्मक परिवार, एक पितृ सत्तात्मक परिवार। समझ रहे हो ना? इसी को हम कह लेते हैं मातृवंशी, ये भी समझ लीजिएगा, मातृवंशीय और पितृवंशीय, अगर वंश के आधार पर दें वही होता है पितृवंशीय, ठीक ना। पितृवंशीय परिवार सेम वही चीजें होती हैं। अगर इसको हम वंश के आधार पर करेंगे तो मातृवंशीय पितृवंशीय होगा, अगर सत्ता के आधार पर करेंगे तो मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। मातृ सत्तात्मक परिवार कहते किसे हैं, इसको भी समझ लीजिए कि जिस परिवार का शासन स्त्री के नाम पर चलता है उसे मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री मायके में है, उसके घर में और कोई नहीं है, भाई बहन, उसी के पूरा उसके माँ बाप की जो संपत्ति है उस स्त्री को मिल गई है जिसकी शादी हुई है, लेकिन वह मायके में रह रही है। समझ रहे हो ना? उसको एक तरह का उसको निवासा बोलते हैं, उसको वो मिला हुआ है, तो उसी के नाम पर परिवार चलता है। आई बात समझ में? लेकिन पितृ सत्तात्मक परिवार में, इसमें जो ऐसा परिवार जिसमें बच्चों को उनके पिता का नाम मिलता है, यानी पिता के नाम पर उनका वंश चलता है, यानी पिता ही वहाँ का मुखिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
पितृसत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। स्त्री विवाह के बाद पति के साथ साथ सास ससुर के साथ भी रहती है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है, लेकिन यहाँ पे क्या रह रही है स्त्री, अपने सास ससुर के साथ रह रही है। नेक्स्ट है आपका बहुत अच्छा ये हमारा चैप्टर है और बहुत ही आसान है, लेकिन बस समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर हम मेथड इजी चुन लें तो हमारा जो सब होता है ये पढ़ाई वो सब इजी वे में हो सकता है। समझ रहे हो ना। पहले टाइप्स ऑफ फैमिली निवास के आधार पर है, निवास के आधार पर, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। पितृ स्थानीय परिवार और मातृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार और उभय स्थानीय परिवार। ये समझ लीजिए कि यह इसको इतने आधार पर बांट दिया गया है। पितृ स्थानीय परिवार में क्या होता है, पति पत्नी पति के यहाँ अपने परिवार में निवास करती है। देखिए, पत्नी पति के यहाँ जाकर अपने परिवार में निवास करती है, यानी एक स्त्री अपने ससुराल में वो निवास कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक। क्योंकि पिता नहीं जाके रह रहा है, वो कहीं ना कहीं पिता का ही सब कुछ चल रहा है। उसके बाद जो मातृस्थानीय, पति जो होता है अपने ससुराल में जाकर पत्नी के साथ रहता है। आई बात समझ में। तो उस परिवार को हम क्या, उस निवास को क्या कहते हैं, मातृ स्थानीय परिवार के नाम से जाना जाता है। नव स्थानीय, जहाँ नव दंपत विवाह के बाद अपना अलग अलग घर बसा, अपना एक अलग घर बसा लेते हैं, परिवार को एक नींव देते हैं, परिवार का एक स्वरूप प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नव स्थानीय परिवार। ठीक ना। उभय स्थानीय परिवार में एक आपका ये है मूल स्थानीय, ये इसका कोई मीन्स नहीं है, इसको हटा दीजिए। मूल स्थानीय परिवार यह केरल में पाया जाता है। जो केरल के लोग निवासी होते हैं, जो परिवार केरल में पाया जाता है, वह क्या होता है, वह अपने मूल स्थान पर ही निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं उनकी जॉब लग गई तो वहाँ चले गए, वहाँ बसा लिए। इनका ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो इनका घर है, जो इनका मूल निवास है, वहीं इनकी फैमिली रहती है। आई बात समझ में। एक अकेला आदमी गया, अपना जॉब किया, फिर अपने वो घर ही आएगा, ऐसा वहाँ का सिस्टम है। कहाँ का, केरल का। नेक्स्ट आपका है वंश के नाम के आधार पर। ठीक ना, वंश के नाम के आधार पर भी दो होता है। ये यहाँ में प्रिंटिंग है। ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, वंश नाम के आधार पर क्या होता है, पितृवंशीय और मातृवंशीय, जो हम अभी बता दिए हैं। ठीक ना, कि यहाँ पे पिता के नाम से शासन चलता है, पिता के नाम से जाना जाता है, घर परिवार चलता है, और मातृवंशी में माता के नाम पर शासन चलता है। ठीक ना, माता के नाम पर परिवार चलता है। इसको हम वंश के आधार पर कहते हैं। विवाह के आधार पर, और जो विवाह होता है उसके आधार पर परिवार का क्या प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखो, एक विवाही परिवार में क्या होता है, इसमें एक ही बार विवाह होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार दो कोई एक दोनों लोगों में से एक लोग एक्सपायर कर गया तो हो गया विवाह, तलाक हो गया तो हो गया, नहीं, एक ही बार पर होता है। तलाक या मृत्यु तक दूसरा विवाह नहीं होता है। यानी तलाक हो गया, बहुत ऐसी कंडीशन आ गई है तो हाँ विवाह हो सकता है, लेकिन बिना मृत्यु बिना तलाक के दोबारा, जैसे एक पति दो शादी नहीं कर सकता, दो पत्नी नहीं रख सकता। आई बात समझ में। संसार में ये जो फैमिली है ये सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। समझ रहे हो ना। दूसरा जो होता है बहुविवाही, इसमें क्या होता है, एक पुरुष जो होता है अनेक स्त्रियों से विवाह कर लेता है, चाहे वह एक स्त्री हो या दो स्त्री हो, वो पुरुष जो होता है एक पुरुष रहे और वह कई पत्नियों से विवाह कर ले, कई लड़कियों से विवाह करके वो कई पत्नियों को अपने घर पे ला दे, वैसे विवाह को हम क्या कहते हैं, बहुविवाही के नाम, परिवार के नाम से जानते हैं। बहुविवाही परिवार में यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, वही चीज है। और बहुपति विवाह जो होता है, स्त्री एक समय में अनेक पुरुषों से विवाह करती है। ठीक ना। यहाँ पे
स्त्री के एक पति के कई पुरुष हैं, वहाँ पे एक पुरुष की कई पत्नियां हैं। आई बात समझ में? बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह में वही चीज होगा कि एक से अधिक पत्नी। अब एक से अधिक पत्नी में एक उसमें भी एक ये है भ्रांतक बहुपतिक विवाह। समझ रहे हो ना? भ्रांतक बहुपतिक विवाह में क्या होता है कि दो या दो से अधिक भाई एक स्त्री से विवाह करते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि एक घर में यदि 2 से 3 भाई हैं और एक ही पत्नी सबकी हो तो इसे हम क्या कहते हैं? भ्रांतक बहुपतिक विवाह। अभ्रांतक बहुपतिक विवाह में क्या होता है कि चीजें वही होती हैं लेकिन भाई जो होते हैं एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक ना? ये नहीं कि मेरा ही भाई, जैसे एक भाई 3 भाई है तो ये तीनों भाई एक पत्नी से शादी कर लेंगे। लेकिन अगर अभ्रांतक बहुपतिक विवाह में वो भाइयों में रक्त संबंध नहीं होता है, आपस में वो भाई नहीं होते। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है परिवार का गुण और दोष। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबको पता होगा कि एक परिवार में कुछ गुण होता है तो कुछ दोष भी होते हैं। ठीक ना? तो जैसे परिवार के गुण व दोष को पहले हम देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम गुण को देखेंगे, तब हम दोष को देखेंगे। ये क्या है? इसका गुण है सामाजिकरण। एक परिवार से ही हमें सामाजिकरण का गुण आता है। व्यक्तिवाद पर प्रतिबंध, हम क्या करते हैं? सबको समूह में लेकर चलते हैं, पर्सनल पे अपने फोकस नहीं करते, एक व्यक्ति पर फोकस नहीं करते। ये सबको सामूहिक रूप में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आई बात समझ में? सामाजिक बीमा भी होता है कि एक तो एकजुट है। समझ रहे हो ना? एक साथ रहते हैं। वृद्ध, विधवा और अनाथ को स्थान। यहाँ पे अगर लंबा परिवार है तो यहाँ कोई एक पति, किसी पत्नी के पति एक्सपायर कर जाते हैं तो आराम से उस घर में पूरे परिवार के साथ वो अपना गुजर कर सकती है। ठीक ना? और कोई अनाथ भी है तो उसको भी स्थान मिल जाता है। कौन देता है? एक परिवार देता है, अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली हो तो। मनोरंजन का उत्तम साधन अभी बताए हैं कि अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जिससे हमारा हमेशा कुछ न कुछ इंटरटेन होता रहता है। सहयोग भी मिलता है। पीढ़ियों के ज्ञान का स्थानांतरण भी होता है। अगर मुझे हमारे दादा परदादा बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको उसी रास्ते पे चलाते हैं तो क्या होता है? हमें पीढ़ियों से भी ज्ञान मिलता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। सामाजिकरण तो बता ही दिए हैं। मानसिक संतुष्टि भी हमें एक कौन दिलाता है? परिवार ही दिलाता है। दोष को अगर हम देख लें, दोष भी होता है भाई। परिवार में कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होगा। समझ रहे हो ना? मुखिया को तानाशाही, अगर मुखिया हमारा तानाशाह है, समझ रहे हो ना, अपनी ही बस मनवा रहा है तो वो दिक्कत होती है। व्यक्ति के विकास में बाधक, अब सबको सामूहिक रूप से होने के कारण किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान न देने के कारण व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं वो छुप जाती हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि सामूहिक रूप से हम उन पर पर्सनली ध्यान नहीं दे पाते हैं। सामान्य जीवन स्तर, एक सामूहिक फैमिली में हम एक मिडिल स्तर को ही बिता सकते हैं। अगर चाहें कि हम बहुत हाई फाई जीवन यापन करें तो सबको लेकर चलने में, सबको एक साथ करने में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। स्त्रियां दिन भर काम करती ही रह जाती हैं, ना तो अपनी चिंता खाने की रहती है, ना तो अपने पहनने की चिंता रहती है। इसलिए इस परिवार में स्त्रियों की स्थिति जो होती है निम्न होती चली जाती है। नेक्स्ट आपका है गोपनीय स्थान की कमी। अगर हमको किसी से बात करनी हो, किसी से पर्सनल कुछ मंगवाना हो तो वहाँ भी ऐसा जगह नहीं मिल पाता जिसको जाके वहाँ बुला के हम कुछ मंगा सकते हैं। कुरीतियों को प्रोत्साहन, जो हमारे घर में चला आ रहा है परंपरा वो आगे भी चलेगा। वो भी लोग बुजुर्ग कहते रहे नहीं ये मेरे घर की परंपरा है, ये एज इट इज बनी रहेगी, तो ये भी क्या होता है? प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक समस्या की देखरेख, जो हमारे समाज में समस्याएं होती हैं उनका भी यहाँ पे देखरेख हो जाता है।
यानी झगड़े आ जाते हैं, बाहर के झगड़े भी घर में आ जाते हैं सुलझाने के लिए। तो आपको जितना जो हम अभी पढ़ाए हैं सारा आपको सब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है। हमको लगता है कि आपको फैमिली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो ना। तो आज की हमारी क्लास बस यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेके। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कल, कला का तत्व लेकर, समझ रहे हो ना। कला का तत्व, कला का सिद्धांत, आपके जो जितने भी आपके उधर कलर्स वगैरह हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से हम डीप में स्टडी करेंगे। जितना हम पढ़ाएं उसको पढ़ लीजिएगा, जितना इससे क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लेकर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना, इसको पढ़िए। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।